हेलो दोस्तों, चलिए तो अब जो है हम आपका एफएम का जो चैप्टर है लिवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंप्लीट किया। अब हम लिवरेज को कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये चैप्टर जो है काफ़ी सारे चैप्टर से लिंक करता है। ठीक है, मतलब कि इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सारे चैप्टर में आते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो काफ़ी सारे चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बड़ा ही एकदम से छोटा चैप्टर है आपका लिवरेज, और कॉन्सेप्ट के ऊपर भी देखा जाए या फिर आप जो है लेंथ के ऊपर देखें, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। ठीक है, तो इसे करने में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत हो सकती है। चलिए तो हम इसे कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको आईसीए मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। जैसे हमने प्रीवियस जो चैप्टर कंप्लीट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें जैसे मैंने करवाया था यहाँ पे भी उसी तरीके से करवाऊँगा। और एक बात, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता कि हमने जो है यहाँ पे यूट्यूब पे ही आपका ICAI मॉड्यूल, ठीक है, बैच, ठीक है, एफएम का कंप्लीट ICAI मॉड्यूल बैच मैंने अपलोड कर रखा है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो देख सकता है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, जहाँ पे आपको एफएम कंप्लीट ICAI मॉड्यूल बैच आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ICAI मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो मैं बैच आप देख सकते हैं, और पूरे का पूरा चैप्टर का रिवीजन करना है तो आप ये बैच देख सकते हैं। ठीक है, जो पावरफुल रिवीजन बैच मैंने नाम दिया है। ठीक है जी, चलिए अब लीवरेज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं इस चैप्टर में हमें करना क्या है। अब लीवरेज चैप्टर में करना क्या होता है कि हमारे कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि जो हमारा सेल वेरिएबल, जो मेन चीज़ है, तो ठीक है, बिजनेस में जो मेन चीज़ है उससे रिलेटेड चीज़ है। और फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो बेस को हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ऑपरेटिंग की बात करें तो सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है। मतलब कि अगर हमें ऑपरेशन करना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उसका मेन वर्क क्या होगा भाई, परचेज़ करना, और परचेज़ में से जो है कुछ प्रोडक्ट तैयार करके क्या करना, सेल। क्योंकि मेन चीज़ हमारी क्या है, सेल। सेल करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेल। ठीक है, लेकिन सेल करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं हम, फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कॉस्ट लगती है, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, जो भी कॉस्ट लगती है वो आपकी ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि सेल से लेके EBIT तक जो भी पार्ट है वो पूरे का पूरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। ठीक है, फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कोई अमाउंट की ज़रूरत है, तो हम लोन लेते हैं, बोरिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हमें इनडायरेक्टली ऑपरेशन को हेल्प करती है। ठीक है, इस पे जो है हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है वगैरह वगैरह। ठीक है, और कोई प्रॉफिट बचता है तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट बनता है। अगर मैं आपकी लेवल की बात करूँ, इंटर लेवल की, तो इंटर लेवल में आपको दो सब्जेक्ट है, एक कॉस्ट अकाउंट और एक आपका जो है FM, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दो सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कॉस्ट अकाउंट की बात करूँ तो वहाँ पे आप जो है यहाँ तक पढ़ते हैं, EBIT तक, और EBIT को आप बेसिकली प्रॉफिट नाम देते हैं कॉस्ट अकाउंट के अंदर। ठीक है, और यहीं तक आप पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। लेकिन FM में आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट बड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे बातें करी गई है। आइए, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, और ये मैंने आपको नाम दे रखा है बेसिक, क्योंकि आप ऑलरेडी ये अपने प्रीवियस लेवल पे पढ़ के आते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आई थिंक ICAI मॉड्यूल में इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं गिवन होगा। मैंने चेक नहीं किया है, आप देख लीजिएगा, अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको जो है ICAI मॉड्यूल बैच प्रोवाइड कर रखा है, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए
सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे होता है सेल। ठीक है, सेल में से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट माइनस करते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो निकालते हैं। अब कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले इसी तरीके से स्टेटमेंट आपको कंपलसरी याद रखना पड़ेगा कि भाई सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी मिलेगा, जिसे हम कॉस्ट अकाउंट जो आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे प्रॉफिट कहते थे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक फर्दर जो हम बाइफर्केशन कर रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रॉफिट को यहाँ पे हम नाम देते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दो चीज़ें माइनस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये ईबीआईटी है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी मिलेगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी, ईएटी का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है जी, इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा भाई, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होगा, ईबीआईटी मिलेगा, फिर इंटरेस्ट माइनस होगा, उसके बाद टैक्स माइनस होगा। ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आपकी कंपनी की अर्निंग आ चुकी। अब अर्निंग में से आपको ध्यान हो तो अर्निंग में से हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी या तो डिविडेंड दे देती है या फिर अपने पास रिटेन करके रखती है। कुछ पार्ट डिविडेंड दे सकती है, कुछ पार्ट रिटेन करके रखती है। ठीक है, अब डिविडेंड में आपको बहुत पहले से पता है, बहुत पहले के लेवल से आपके पढ़ के आ रहे हैं कि भाई डिविडेंड में सबसे पहले हक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। ठीक है, इसलिए देखिए सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, इसके बाद अगर कुछ अर्निंग बच जाती है, अर्निंग अवेलेबल बच जाती है तो वो इक्विटी को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, तो इक्विटी को प्रोवाइड की जाती है। और अब कितना अमाउंट जो है रिटेन करके रखना है, कितना अमाउंट डिविडेंड देना है, वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है, कंपनी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि कितना डिविडेंड पे किया जाएगा, वो क्वेश्चन बताएगा अगर है तो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमें इस फॉर्मेट को याद रखना है। अगर ये फॉर्मेट आपको याद है और कुछ फॉर्मूले में पढ़ाऊँगा अगर वो याद है, बस काम ख़त्म, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। ठीक है, और ये इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, आईसीएआई की कवरेज इसी तरीके से होती है पूरे पेपर के अंदर कि इसकी मैक्सिमम ट्राई करता है आईसीएआई कि भाई हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछ ले। ठीक है, लेकिन लिवरेज को आपको कंपलसरी करना ही चाहिए, बिकॉज लिवरेज चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए एक बेनिफिट बन जाता है, और क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है तो आपको इसे करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये फॉर्मेट आपको पता चल गया। फिर और दो चीज़ें जो आप बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ के आते हैं वो मैं आपको याद करवाता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट। याद करिए, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों ही एक साथ पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहले मैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारी कॉस्ट और हमारा सेल, ठीक है, सेल से जो अमाउंट अर्निंग है वो दोनों इक्वल है। मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे हम जितना अर्निंग कर रहे हैं, जितनी अर्निंग कर रहे हैं उतना ही हमारा खर्चा है, कॉस्ट। मतलब कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हमारा ज़ीरो है क्योंकि जितनी अर्निंग हो रही है वही कॉस्ट में चली जाती है। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे हम ब्रेक इवन है, मतलब कि वहाँ पे हम कुछ भी कमा ही नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि जितना कमा रहे उतना खर्चे में चला जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 रुपये का हमारा टोटल खर्चा होता है और हम ऑपरेशन से अभी फ़िलहाल के लिए 500 रुपये कमा रहे हैं, तो 500 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये इसमें डाल दिया, काम ख़त्म। ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिंपली आपको क्या करना होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट आपको दिख रहा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करने से आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो जितना भी आपका यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है, वो सेल अगर आपकी कॉस्ट से ही इक्वल है, मतलब कि आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आपकी कॉस्ट से इक्वल है। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है, क्योंकि जितनी अर्निंग हो रही है वो उतनी कॉस्ट भी आपकी है, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से अब जितना भी ज़्यादा कमाओगे वो तो आपके लिए प्रॉफिट ही है भाई, सीधी सी बात समझिए।
मैं अगर कहूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ पे ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए, मैंने कहा कि मेरी अभी फ़िलहाल के लिए जो इनकम है, ठीक है, वो 500 रुपीज़ है, ठीक है। और ये ईयर 2000 बात करें 2023 की, अब 2024 में ये इनकम हो गई फॉर एग्ज़ाम्पल 1000, ठीक है। और मेरे ऑपरेशन का खर्चा मैं कहूँ तो वो भी है 500, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कह सकता हूँ कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट 500 है, ठीक है। मतलब कि 2023 में आप देखें तो 500 रुपीज़ की अर्निंग थी, 500 रुपीज़ का खर्चा है। तो यहाँ पे मुझे ना ही कोई लॉस हो रहा है और ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही मेरा खर्चा है और मेरा काम ख़त्म, ठीक है। लेकिन 2014 में देखिए 500 रुपये का खर्चा तो है, लेकिन अर्निंग कितनी हो रही है 1000। मतलब कि 500 रुपये से ऊपर आप जितने भी जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कि आप सेफ्टी लेवल में, एक सेफ्टी जोन में आ चुके हैं। जितना भी आपका ये जोन है वो सेफ्टी जोन है, जितना भी कमाओगे वो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट आपकी 500 है। इससे ज़्यादा जो भी कमाया वो आपकी जेब में चला जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं भाई आपका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, प्रॉफिट जोन। ओके जी, चलिए, तो ये आपको क्लियर है। मैं आपको जो है यहाँ पे, ये आपका बेसिक लेवल था, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको क्लियर ना हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको EBIT डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन, क्या ये चीज़ क्लियर है सभी को? ओके, तो EBIT डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन, ओके जी। तो ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये दो चीज़ें, और एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई आपका सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये आपका होता है एक और फॉर्मूला। अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो वो इज इक्वल टू सेल हो जाता है। जितनी भी सेल हुई है इन दोनों का टोटल करने से आपको सेल मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके का ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसे यहाँ पे ज़रूर ऐड कर लीजिएगा भाई, सेल इज इक्वल टू MOS प्लस BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है जी, आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इसे हेल्पफुल बहुत होते हैं। आपके ऐसे मॉड्यूल में आई थिंक एक आध दो ऐसे इलस्ट्रेशन है जहाँ पे ये फॉर्मूला आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। चलिए, और एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है। अभी तक तो ये बेसिक चल रहा था, जो आपको पता है ऐसा मान के यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। फिर भी ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि आपको शायद भूल चुके हो, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। मेरी लाइबिलिटी बनती है कि आपको जो चीज़ें यहाँ पे यूज़फुल होती है चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी मैं एक बार रिवाइज़ करवा दूँ। ऐसा नहीं कि भाई बेसिक चीज़ें हैं तो आपको याद ही होगा छोड़ दो, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। जो चीज़ें यहाँ पे चैप्टर में आती है मैं सारी की सारी आपको रिवाइज़ करवाते चल रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है आपका। भाई लिवरेज जो है वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरा फाइनेंसिंग लिवरेज और तीसरा कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है, आपको सिंपली 2 ही लिवरेज पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। ये आपका हो जाता है कंबाइंड लिवरेज। इसलिए मैं कंबाइंड लिवरेज कभी भी अलग से नहीं पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट को यहाँ पे जो है कोई भी फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंबाइंड लिवरेज का, ठीक है। सिर्फ 2 ही लिवरेज के फॉर्मूले पढ़ने हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल। इन दोनों का इंटू करने से ही कंबाइंड लिवरेज मिलता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज के 3 फॉर्मूले हैं टोटल। सबसे पहले मैं फॉर्मूले बता दूं, उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT याद रखिएगा।
ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन ईबीआईटी डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन करे तो वो एमओएस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है, भूल जाते हैं, तो इसे लिख के प्रैक्टिस करिएगा भाई। ईबीआईटी डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन है तो उसे हम कहते हैं एमओएस। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी करते हैं तो क्या मिलता है, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, ये उल्टा कर दे तो एमओएस मिलता है, इसलिए देखिए एक फॉर्मूला ये बन जाता है आपका। 1 डिवाइड बाई एमओएस कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 3 है नहीं। ठीक है, ये बेसिकली आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि कितना आप सोच पा रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर उल्टा कर दूँ या फिर मैं कहूँ कि 1 डिवाइड बाई ये कर दिया जाए तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 3। ओके जी, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी क्लियर। अब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो चेंज पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में आपको चेंज की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आपको फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना है। अगर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कंट्रीब्यूशन इतना है, सेल इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी आपको समझ में आई। अगर आपको क्वेश्चन में सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर चेंज इन आपको जो है सेल, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन है तो फॉर्मूला नंबर 2। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर्मूला नंबर 2 जो है चेंज को डिपेंड करता है और फॉर्मूला नंबर 1 डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में आपको जो है चेंज की इन्फॉर्मेशन देगा तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ कर लेना। अगर चेंज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि सेल 35 लाख रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, ये ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करिएगा। क्लियर है, चलिए फॉर्मूला नंबर 2 का फॉर्मूला नंबर 2 ये है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई चेंज इन सेल। चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाई चेंज इन सेल। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज में आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला एक नॉर्मल फॉर्मूला जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। यहाँ पे ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ठीक है, ये चीज़ ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी करना है। फॉर्मूला नंबर 2 चेंज वाला। ठीक है, अगर चेंज की इन्फॉर्मेशन होती है तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ होगा, अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ होगा, दोनों में, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों में। ठीक है, चलिए फॉर्मूला नंबर 2 फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है चेंज इन ईपीएस, अर्निंग पर से, ये रहा अर्निंग पर से। ठीक है, अर्निंग पर से ईपीएस आप कह सकते हैं। चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय चेंज इन आपको करना है ईबीआईटी। ठीक है, जितना भी परसेंटेज चेंज हुआ है ईपीएस में डिवाइड बाय करना है ईबीआईटी। ईबीआईटी ये वाला। ठीक है, अब चेंज कैसे निकालेंगे भाई, चेंज आपको ऑलमोस्ट तो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर चेंज नहीं पता है तो आप सिंपली उसे सेल से डिपेंड करते हैं, मतलब कि ईबीआईटी डिवाइड बाय सेल इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज आ जाता है, ये चेंज आ जाता है। क्लियर, क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। अगर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन बैच आप जो है आईसीए मॉड्यूल बैच देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 कंबाइन लीवरेज। कंबाइन लीवरेज में आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कंबाइन लीवरेज के अंदर। कंबाइन लीवरेज का मतलब होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, चेंज वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है और पूछा है कि भाई कंबाइन लीवरेज निकालिए। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, कंबाइन लीवरेज करने के लिए सिंपली ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पुट करिए। क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। ठीक है, और क्या करेंगे, इनटू करेंगे आप फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ओके, ये फॉर्मूला पुट करके काम खत्म करेंगे। ठीक है, ईबीआईटी कट हो जाएगा तो इन शॉर्ट ये आप डायरेक्टली बन सकता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी। ठीक है, ये आपका, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप कंबाइन लीवरेज के फॉर्मूला अलग से पढ़ें, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले पढ़ने से कंबाइन लीवरेज ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। कंबाइन लीवरेज पूछा जाए तो सिंपली ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के जो फॉर्मूले हैं उसे इनटू करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं सेपरेटली पढ़ने के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके मॉड्यूल में काफ़ी सारे फॉर्मूले गिवन होंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
इसके बाद यहाँ पे मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपका चैप्टर तो ख़त्म हो जाता है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 4, ओपन इलुस्ट्रेशन नंबर 4, आप जो है आईसीए मॉड्यूल का इलुस्ट्रेशन नंबर 4 ओपन करिएगा। मैं आपको अभी अभी इलुस्ट्रेशन बताऊंगा, जहाँ पे आपको ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है कि जब क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट अमाउंट नहीं गिवन होता है, मतलब कि इंटरेस्ट अमाउंट डायरेक्टली नहीं देता है, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं गिवन है कि भाई इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000 है, ऐसा अगर नहीं गिवन है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इंटरेस्ट को चेक करना होगा, ठीक है। टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड EBIT EBT, ठीक है, EBIT और EBT का फाइंड आउट करना ज़रूरी होगा अगर डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। ये दोनों फाइंड आउट करने से आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह भी आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन लूँगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कई बार क्वेश्चन में क्या कहता है कि समटाइम क्वेश्चन यूज स्टेटमेंट इफ़ अ 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट EPS। इसका मतलब ये होता है कि अगर 25% सेल में डिक्लाइन किया जाए, सेल में 25% डिक्लाइन किया जाए, कम कर दिया जाए, तो इसका रिजल्ट होगा EPS जो है वाइप आउट हो जाएगा। EPS वाइप आउट का मतलब होता है EPS जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूँ कि 100% डिक्लाइन हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा EPS, ठीक है। इस सेंटेंस को याद रखिएगा, ये आपके आईसीए मॉड्यूल का सेंटेंस है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि चेंज इन सेल में बता रहा है, भाई चेंज इन सेल कितना हो रहा है, चेंज इन सेल है 25% और चेंज इन EPS ज़ीरो, ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं 100% चेंज इन EPS है, ठीक है। तो ये चेंज इन EPS ये आपको बताना चाहता है, भाई चेंज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कि सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे चेंज की, ठीक है, चेंज इन सेल, ठीक है, चेंज इन सेल इज इक्वल टू कितना है 25%। और बताइए चेंज इन EPS कितना, EPS है 100%, 100% डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब कि ज़ीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके आईसीए मॉड्यूल का इलुस्ट्रेशन है, ठीक है जी। अब आइए मेरे साथ, आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं उसमें इलुस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करना चाहूँगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, कहाँ चला गया इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 5, हाँ जी, सबसे पहले इलुस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, 20,000 रुपीज़ है। तो आप क्या करेंगे, अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। देखिए मैंने अपना जो आईसीए मॉड्यूल बैच प्रोवाइड किया है, ठीक है, वहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना हमेशा एडवाइस किया है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आईसीए मॉड्यूल में आई थिंक इनकम स्टेटमेंट हाँ बनाते हैं, लास्ट में बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि देखिए इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन देता है। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर गिवन है, बॉन्ड है, सेल है, फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल लीवरेज और ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिएगा बॉन्ड्स गिवन है सर, बॉन्ड्स का मतलब इस पे ही तो इंटरेस्ट पे होता है, 12% इंटरेस्ट होगा। मैंने कहा हाँ जी, तो 37 लाख रुपीज़ के बॉन्ड्स है, ठीक है, इंटू 12% कर देंगे तो सर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ही तो आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ही तो आएगा। जो भी आंसर आता है वो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट की जगह पुट करके कह देते हैं कि भाई EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं EBT, ठीक है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फिक्स इंटरेस्ट भी छिपे हुए होते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे कभी भी आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे कि भाई 12% किया 4,44,000, ये तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन इसे माइनस करके फिर यहाँ पे EBT मत निकाल लेना, EBT मत निकाल लेना। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि भाई फिक्स इंटरेस्ट भी हो,
ठीक है। तो सर इसका क्या रास्ता है, कैसे पता चलेगा फिक्स इंटरेस्ट है, तो इसका रास्ता मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है कि एक आप EBIT निकाल लीजिए, एक EBT निकाल लीजिए, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टोटल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट का मतलब होता है ये टोटल, इन दोनों का टोटल मिलेगा आपको। ठीक है, जिसमें से 4,44,000 आपका इंटरेस्ट बॉन्ड का है, तो बाकी का रिमेनिंग क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा भाई, बैलेंसिंग फिगर अदर फिक्स इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जहाँ पे डायरेक्टली वो ये नहीं लिखता कि भाई इंटरेस्ट जो है वो आपका 20,000 है या फिर 30,000 है, ऐसा नहीं लिखता। ठीक है, ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है और इन्फॉर्मेशन में ही स्टूडेंट जो है गलती कर देता है, सिर्फ यही इंटरेस्ट लेके आंसर कैलकुलेट कर लेता है, जिससे उसका EBIT गलत आता है, EBIT के कारण टैक्स वगैरह सब कुछ गलत आता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन में अगर आप EBIT और EBT निकाल पा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए EBT और EBIT ये दो चीज़ निकाल पा रहे हो, तो ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर निकाल के चेक कर लीजिएगा कि क्या इंटरेस्ट की अमाउंट जो दी रखी है वो सही है या फिर कोई हिडन, जिसे हम नाम देते हैं अदर फिक्स इंटरेस्ट, छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर छुपा हुआ है तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है वाइप आउट वाला, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है, आई थिंक ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे लिखा जाता है कि भाई अगर सेल आपकी जो है 25% डिक्लाइन कर दी जाए तो आपका EPS जो है वो एकदम से 0 हो जाएगा, मतलब कि 100% जो है डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, डिक्लाइन इस तरीके से। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी ऐसे मॉड्यूल बैच प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को। ओके, तो इसी के साथ आपका लिवरेज चैप्टर का जो रिवीजन है वो कम्प्लीटली ख़त्म होता है। ठीक है, मैंने आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जितना भी आपका जो इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऊपर से देख सकते हैं और अपना जो है रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है जी।